नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए बना 11वीं क्लास का अपन ने एक टॉपिक ले रखा था ना, आवर्त सारणी, जो केमिस्ट्री की पूरी है ना। अरे केमिस्ट्री की पूरी जान है ना, मतलब पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी आवर्त सारणी है ना। इसलिए अपन ने पहले इस टॉपिक को उठाया है ना, और इसमें हमने है ना इसकी हिस्ट्री की तरफ देख रहे थे अपन है ना। और हिस्ट्री में अपन ने क्या पढ़ लिया था अब तक? प्राउट की परिकल्पना, इसके बाद डॉयरेंगर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, एक लॉथरमेयर का वक्र, इसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी। यानी तत्वों को सबसे पहले व्यवस्थित जो किया था वो किसने किया था? मेंडलीफ ने। इसलिए मेंडलीफ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी का जनक। ठीक है, इसकी हमने कुछ है ना विशेषताएं देखी थी, फिर कुछ कमियां देखी थी है ना। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो कमियां रह गई ना, उनको आगे दूर किसने किया ना? तो फिर मोजले ने क्या दिया था? एक आवर्त नियम, जिसको आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी है ना। और ये किस पर आधारित है? मोजले के नियम पर आधारित है ना। देखिए, तो अपनी हेडिंग क्या है सुनिए। आधुनिक आवर्त सारणी है ना। आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ये देखिए इसी को हम बोल सकते हैं ना मेंडलीफ की। अरे मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी ना, उसमें जो कमियां रह गई है ना, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में कमियां थी ना, उनको दूर करने के लिए ना ये मोजले ने क्या दिया था? मतलब आवर्त नियम दिया था। तो इसके आधार पर क्या बनाया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी को। तो अपन चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये क्या है? मेंडलीफ की मॉडिफाइड आवर्त सारणी है ना। मॉडिफाइड का मतलब, अरे मेंडलीफ वाली जो आवर्त सारणी है उसमें ना जो कमियां थी उनमें सुधार कर दिया कुछ है ना। हाँ, सारी कमियां तो दूर नहीं हुई, लेकिन कुछ कमियों को दूर कर दिया ना। तो जो कमियां दूर कर दी थी, उन कमियों को मतलब दूर करने के बाद जो ये सारणी बनाई है ना, कहलाई थी, इसका नाम क्या था? मेंडलीफ की मॉडिफाइड आवर्त सारणी। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से कि ये कौन सी सारणी है बच्चों? मेंडलीफ की मेंडलीफ की मॉडिफाइड मॉडिफाइड आवर्त सारणी है। मेंडलीफ की मॉडिफाइड आवर्त सारणी, यानी आप ये कह सकते हैं इसको ना, मेंडलीफ की मॉडिफाइड आवर्त सारणी है ना। एक मिनट। हाँ जी, मेंडलीफ की मॉडिफाइड आवर्त सारणी। देखिए, देखिए ये मोजले के नियम पर आधारित है ना। किस पर? मोजले के नियम पर है ना। तो क्या कह सकते हैं? या यह मोजले के नियम पर आधारित है ना। ठीक है ना। इसमें आवर्तों की संख्या, किसकी बच्चों? आवर्तों की संख्या वही कितनी रखी गई? 7। 7 रखी गई। तो आवर्त तो वही है ना। पीछे मेंडलीफ ने भी कितने रखे थे? 7। और उसने वर्ग कितने बनाए थे? 8। लेकिन बाद में बढ़ा के कितना कर दिए? 9। और 9वें वर्ग का नाम क्या था? शून्य वर्ग, जिसमें किसको रखा गया था बाद में?
अक्रिय गैसों को। तो अब यहाँ वर्गों की संख्या 9 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 16। कितनी? 16। अब 16 वर्ग कैसे बने थे ना, उनकी बात करते हैं अभी, है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या 9 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई बच्चों? 16 कर दी गई, है ना। 16 कर दी गई। ये 16 कैसे बनाए थे सुनिए। मेंडलीफ ने जो है ना वर्ग बनाए थे, उनको इसने है ना रोमन अंकों में प्रदर्शित किया था। तो 1 से 7 तक के जो वर्ग थे ना, 1 से लेकर 7 तक के, उनकी इसने दो दो भाग कर दिया ना, यानी दो वर्ग बना दिया ना, कि 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग थे ना, वो सॉरी वर्ग थे ना, 1 से 7 तक के वर्ग है ना, उसके इसने क्या कर दिया? दो दो भाग कर दिया ना, यानी दो दो वर्ग बना दिए। तो 1 से 7, ओ सॉरी 1 से 2, तो 7 से कितने बनेंगे? 14। 1 से 2, तो जैसे मान लो एक का नाम इसने ये दे दिया, क्या? एक का नाम दे दिया इसने ए उपवर्ग का ना, और दूसरे का नाम क्या दिया? बी उपवर्ग। एक ए और एक बी, यानी ऐसे देखो कि भाई एक को ये वर्ग था, मान लो कि मेंडलीफ ने इसको ना फर्स्ट नंबर दिया था, तो अब इसमें क्या कर दिया? अरे इसके दो भाग कर दिए। अरे ऐसा मान लो कि आपके पास एक प्लॉट था पिताजी के पास, अब दो भाई थे, दोनों में बंटवारा हो गया, तो क्या होगा? अरे प्लॉट आधा आधा हो जाएगा। अब क्या होगा? अरे प्लॉट नंबर तो एक ही है ना, अरे प्लॉट नंबर तो एक ही है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप दो भाई थे, है ना, वो बढ़ गया तो प्लॉट नंबर चेंज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो क्या होगा? अरे आप अपने हिसाब से ऐसे कह दो, भाई ये फर्स्ट ए है और ये क्या है? फर्स्ट बी। भाई ए, अरे पहला पहला नंबर तो रहेगा ही ना, एक फर्स्ट ए और एक फर्स्ट बी। ऐसे मान लो सेकंड था, तो सेकंड के भी दो भाग कर दिए, तो सेकंड ए और सेकंड बी, यानी प्रत्येक वर्ग के क्या कर दिए इसने? दो उपवर्ग। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 7 तक। तो जब 1 से 2 वर्ग बन गए, तो 7 से कितने बनेंगे? 14। तो ऐसे करके ये कितने हो गए टोटल आपके पास? अरे ये 14 हो गए बच्चों ना। कितने? 14। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? मैं ये लिख सकता हूं कि 1 से कितने बनाए? भाई एक वर्ग के दो वर्ग बना दिया ना, तो 1 से 2, तो 7 से 14। और एक कौन सा है? 7 के बाद अरे एक 8 है ना, तो एक 8वां वर्ग हो गया। तो ये कितने हुए? 15। और एक इसने कौन सा बनाया था? शून्य वर्ग। तो टोटल कितने हुए? अरे 16। तो ये आपको समझ में आ गया कि 16 वर्ग कैसे बनाए थे। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। किसमें बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है। अब देखिए आगे इसके बाद कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 है, वर्ग 9 से बढ़ाकर कितने कर दिए? 16। किस पर आधारित है? मोजले के नियम पर, या यूं कह दो मोजले के नियम पर आधारित है, या यूं कह दो परमाणु क्रमांक पर, या यूं भी कह सकते हैं ना परमाणु क्रमांक पर। किस पर? अरे मोजले का नियम परमाणु क्रमांक पर आधारित था, तो ऐसा भी कह सकते हैं आप परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? मेरे हिसाब से नहीं कुछ भी, है ना। अभी तो हिस्ट्री चल रही है, देखो थोड़ा सा रट्टा लगाने का सा जुगाड़ है ना, थोड़ा समझने का भी, तो बस मैंने समझाने का था, वो मैंने लिख दिया आपको, है। अब देखिए, अब इस आधुनिक आवर्त सारणी की है ना मतलब विशेषताएं क्या है, यानी इसने किन किन कमियों को दूर कर दिया ना, और फिर इसमें कमियां क्या है ना। तो क्या लिख सकते हैं? सारणी की विशेषताएं। सारणी की विशेषताएं देखिए कैसे लिखेंगे सारणी की विशेषताएं, सुनिए। हाँ जी, सारणी की विशेषताएं, है ना। तो अपनी हेडिंग क्या है? सारणी की विशेषताएं। सारणी की विशेषताएं। सारणी की विशेषताएं देखिए, सारणी की विशेषताएं क्या है? एक तो देखो जो है ना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की समस्या हो रही थी ना, कि समस्थानिकों के परमाणु भार कैसे होते हैं अलग अलग, अब उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाएगा, तो जिन जिन तत्वों के समस्थानिक मिलते हैं उनको अलग अलग स्थान मिलना चाहिए। पर मेंडलीफ ने क्या किया? अरे सबको एक एक स्थान दे दिया ना, तो ये इसकी कमी थी। लेकिन यहां देखिए, अब यहां समस्थानिकों की समस्या का समाधान कैसे हुआ, सुनिए। जैसे अपन ने कल एग्जाम्पल लिया था ना, कल चाहो तो कल वाला लो, वो तो कोई सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6C12, एक मैंने लिख दिया 6C13, और एक आपको मैंने लिख दिया 6C14। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक कैसे हो? समान। परमाणु क्रमांक कैसे हो? समान। और द्रव्यमान संख्या कैसी हो? डिफरेंट डिफरेंट, है ना।
वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। अब किसके समस्थानिक हैं? कार्बन के हैं। किसके हैं? कार्बन के। अब देखो वहां तो क्या था, परमाणु भार के आधार पर था क्राइटेरिया, तो परमाणु भार तो इसका 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 अलग अलग है, तो तीनों को क्या मिलना चाहिए? अलग अलग स्थान। लेकिन मेंडलीव ने क्या दिया? सबको एक ही स्थान दिया, तो ये इसकी कमी थी। पर अरे यहाँ देखो आधुनिक आवर्त सारणी में ये तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक तो इसका भी 666 सबकी कैसे हैं? समान। इसका मतलब परमाणु क्रमांक समान, तो इनको एक ही स्थान मिलेगा ना। तो जिनके भी समस्थानिक हैं या नहीं है, सबको क्या मिलेगा? एक ही स्थान। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? इसकी विशेषता ना। तो क्या लिखेंगे यहां से कि पहली विशेषता क्या है इसकी? हाँ जी, देखिए पहली विशेषता क्या है कि समस्थानिकों की समस्या का समाधान हुआ। समस्थानिकों की समस्या का क्या हुआ बच्चों? अरे समाधान। ये लीजिए पहला। दूसरा सुनिए पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है आपके ना, दूसरा पॉइंट क्या है सुनिए। जो मेंडलीव है ना, ऐसे इन तत्वों को रख रहा था ना, ये आर्गन, ये पोटेशियम, तो इसका कितना था? 39.9, और इसका कितना था? अरे 39.1। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? इसका परमाणु भार कम, इसका ज्यादा, तो पहले ये आना चाहिए और बाद में ये आना चाहिए। कौन? आर्गन। लेकिन फिर भी मेंडलीव ने क्या किया? पहले आर्गन को रख दिया, फिर पोटेशियम को रख दिया। ये इसका कारण नहीं दे पाया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना कि भाई आपने ऐसा क्यों किया ना। ठीक है। लेकिन यहां देखिए आप, ये तो किस पर आधारित है? मोजले की है ना, ये चारों सारे इसको मोजले की आवर्त सारणी बोल सकते हैं। मोजले ने तो ना नियम दिया था, उस पर आधारित है ये ना, तो चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ ये तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और परमाणु क्रमांक तो देखो, अरे आर्गन का 18 होता है भैया, आर्गन का कितना है? 18। पोटेशियम का कितना है? 19। अरे तो पहले 18 आएगा या 19 आएगा? 18 आएगा। ये लो, इसका भी क्या हो गया? समाधान। ऐसे देखो टेल्यूरियम और आयोडीन, इसका परमाणु क्रमांक है ना क्या था? ज्यादा, इसका क्या था? कम, तो पहले ये आना चाहिए ना, फिर ये आना चाहिए। यहाँ यही कमी थी ना। लेकिन टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अरे 52। इसका कितना होता है? 53। इसका कितना होता है? 53। आयोडीन का 127 होता है वैसे, इसका 127 से ज्यादा है। तो पहले कौन आना चाहिए? आयोडीन, फिर टेल्यूरियम। पर इसने क्या किया? पहले टेल्यूरियम को रख दिया, फिर आयोडीन को। ये इसकी कमी थी ना। लेकिन यहां देखो, इसका 52, इसका 53, तो पहले 52 वाला आएगा, फिर 53 वाला आएगा। ऐसे कोबाल्ट निकल है ना, कोबाल्ट और ये निकल या निकल कुछ भी बोल दो। तो यहां भी मेंडलीव के अकॉर्डिंग तो ये पहले आना चाहिए, ये बाद में, पर उसने रखा किसको? पहले कोबाल्ट को, फिर निकल को। तो ये भी इसकी क्या थी? कमी। तो इस तरीके के जो है ना, अरे ये तत्वों के स्थान गलत रख दिए थे इसने, गलत स्थान है ना, सॉरी गलत स्थान नहीं, मतलब ऐसे तत्वों में है ना, ये मतलब स्थान को लेके असमंजस हो रहा था ना कि किसको रखा जाए किसको नहीं, है ना, किसको पहले रखें किसको बाद में। तो उसका भी क्या हो गया? समाधान। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां से? सुनिए, यहां से मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं ना, क्या कि आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18। वह पोटेशियम, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 19। ये चलो सारे लिख देता हूं मैं, एक सेकंड में। आर्गन में पोटेशियम, कॉमा कोबाल्ट व निकल, और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक है 27, निकल का कितना है? 28, तथा टेल्यूरियम, इसका 52 व आयोडीन, और इसका कितना है? इसका 53 है ना। इसका कितना बच्चों? 53 की समस्या का क्या हुआ? समाधान हुआ। ये लीजिए। अगला देखिए, एक और कौन सी है समस्या जिसका समाधान हो गया। इधर देखो अपन ने क्या रखा था? ऐसे LiNa किया, ये Rb और ये CS है ना, इसके नीचे Fr भी आता है ना, फ्रेंसियम। लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है ना, क्या होता है? रेडियो एक्टिव है ना। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे ना, इसलिए उसको यहां लिखा नहीं है ना। ठीक है ना।
और हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिखा ना, किसी के दिमाग में होगा सर हाइड्रोजन को नहीं लिखा, अरे हाइड्रोजन जो है ना इसका स्थान निश्चित नहीं है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी निश्चित नहीं था, यहां भी निश्चित नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं लिखा। और फ्रेंसियम को रेडियो एक्टिव होने की वजह से नहीं लिखा। और इधर अपन ने क्या लिखा था, Cu Ag Au, ये क्षार धातु थे और ये क्या थे, सिक्का धातु, ये मुद्रा धातु है ना, कॉइन मेटल। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील थे, ये बहुत कम क्रियाशील थे, यानी असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया ना, ये इसकी क्या थी, कमी। पर इन दोनों को रखा कहां था, अरे इनको फर्स्ट वर्ग में रखा था ना, किसमें, फर्स्ट वर्ग में। और याद करो, अरे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में है ना, जो 1 से लेकर 7 तक के वर्ग थे उनको आधुनिक आवर्त सारणी में अरे दो भागों में बांट दिया, ये फर्स्ट वर्ग 2 भागों में बटेगा, तो क्या होगा, एक तो फर्स्ट ए और एक क्या होगा, फर्स्ट बी। अरे एक तो फर्स्ट ए और एक फर्स्ट बी, और फर्स्ट ए को है ना, अरे जो अभी अपन आगे जाके है ना आवर्त सारणी का बृहद रूप, दीर्घ रूप है या विस्तृत रूप पढ़ेंगे ना, लंब फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें ये पहला वर्ग है, ये 11वां वर्ग है, एक यहाँ है, एक नंबर पे 11 पे आ गया, तो देखो है ना असमान गुणों वाले तत्वों को क्या कर दिया, अरे अलग अलग कर दिया, किसने, इस मोजले के नियम के आधार पर जो क्या बनाई थी आधुनिक आवर्त सारणी, उसने। तो ये भी इसकी क्या है, कमी। तो क्या लिख सकते हैं यहां से कि असमान गुणों वाले तत्वों को अरे पृथक कर दिया गया, जैसे क्षार धातुओं को फर्स्ट ए में और सिक्का धातुओं को फर्स्ट बी में। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, देखिए क्या लिखूंगा बच्चों, अरे देखिए क्या लिखेंगे, हाँ जी सुनिए, तो क्या लिखेंगे कि असमान गुणों वाले तत्वों को पृथक कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, असमान गुणों वाले तत्वों को पृथक कर दिया गया, जैसे हाँ जी, जैसे क्षार धातुओं को फर्स्ट ए में, जबकि सिक्का धातुओं को फर्स्ट बी में रखा गया। कहां रखा गया, फर्स्ट बी में। कहां रखा गया, फर्स्ट बी में। तो ये तो क्या है, सारणी की विशेषताएं हैं भैया ना, सारणी की क्या है बच्चों, विशेषताएं। अब देखो इसकी कमियां क्या है, सुनिए, इसकी कमियां सुनिए, कमियां यानी सारणी की कमियां क्या है। कमियां तो देखिए, कमियां तो यही हैं, कौन सी, हाँ जी, एक तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, यानी हाइड्रोजन हीलियम दोनों कह सकते हो चाहो तो ना, और एक लेंथेनाइड एक्टिनाइड को सारणी से बाहर रखा गया ना, यानी उसको सारणी के अंदर समायोजित नहीं किया गया ना, तो ये भी इसकी क्या है, कमी। तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी निश्चित भी था, यहां भी निश्चित नहीं है, नहीं। और दूसरा इसकी कमी, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड को सारणी से बाहर रखा गया, सारणी से बाहर रखा गया, तो ये भी इसकी क्या है, कमी। तो कमियां कितनी हैं, दो। एक तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है ना,
इसलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का ना आवारा तत्व भी बोलते हैं भैया ना। अरे हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व ना, नॉटी एलिमेंट, ठीक है ना, शैतान तत्व। क्यों? इसके कुछ गुण तो हेलोजनों से मिलते हैं ना, वर्ग 17 से, कुछ क्षार धातुओं से मिलते हैं ना, इसलिए इसका स्थान निश्चित नहीं है। कुछ क्षार धातुओं से भिन्नता दिखाता है, कुछ हेलोजनों से भिन्नता दिखाता है, तो इसको रखे कान, कुछ समानता कुछ भिन्नता ऐसे दिखा रहा, तो इसलिए इसका स्थान निश्चित नहीं है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अब जो अपना आवर्त सारणी का ना बृहद रूप है ना, विस्तृत रूप है ना, वर्तमान में जो चल रहा है ना, तो आवर्त सारणी का क्या लिखेंगे अपन? बृहद रूप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अपनी हेडिंग क्या होगी? हेडिंग क्या होगी बच्चों? हाँ जी, देखिए हेडिंग क्या होगी, सुनिए। हेडिंग है अपनी आवर्त सारणी का बृहद रूप। कौन सा रूप? बृहद रूप। इसको चाहे तो आप ऐसा कह सकते हैं ना, हाँ जी, एक मिनट है ना। एक मिनट भैया ना, अब ये तो देखो ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मामला है ना। चलिए, आवर्त सारणी का बृहद रूप है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ना, पीरियोडिक टेबल। इसका नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना। ये लीजिए, देखिए ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, ये किस पर आधारित है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है भैया ना। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है ना। जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीफ की जो मॉडिफाइड आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और ये किस पर है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित। और इसको ना बोर नाम का साइंटिस्ट था ना, कौन सा? बोर, उसने बनाया था ना। और दो साइंटिस्ट और थे इसके समर्थन में ना, एक वार्दर और दूसरा रेंग। तो देखिए, हाँ जी, तो क्या लिख सकते हैं? यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। दूसरा, इसे बोर द्वारा बोर द्वारा दिया गया वार्नर व रेंग ने इसका समर्थन किया ना, कि भाई ये है ना सही है ना। ये लीजिए, वही आवर्तों की संख्या, आवर्तों की संख्या
कितनी, वही 7 रखी गई है ना, आवर्तों की संख्या कितनी रखी गई, 7। लेकिन देखो वर्गों की संख्या 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है, वही 1 से 7 तक दो दो भाग कर दिए, और 8वां था उसके 3 भाग कर दिए यहां। तो कितने, 7 दूनी 14 और 3 17 और 1 शून्य वर्ग, कितने हो गए, 18। और यहाँ ना अब आधुनिक ये आवर्त सारणी का बृहद रूप है ना, इसमें नंबरिंग कैसे दिए, 1 से लेकर 18 तक है ना, 1 से लेकर 18 तक। जो रोमन अंकों में नंबरिंग कर रहे थे ना वो मैंडलिक वाली में, वो रोमन अंकों वाली है ना जो नंबरिंग है उसको हटा दिया, 1 से लेकर 18 तक वर्गों को क्या कर दिया, नंबर दे दिया ना। तो क्या लिखेंगे, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई है ना। कैसे, देखिए 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग थे ना, उसके तो क्या कर दिया उन्होंने, वही 2 भाग, कौन कौन से, ए बी, और एक कौन सा था आपके, 8वां, इसके 3 भाग कर दिए उन्होंने, कितने भाग बच्चों, 3। और एक कौन सा वर्ग था, 0। तो देखिए ये कितने हो गए, 14, ये कितना है, 3, और ये कितना है आपके 1, टोटल कितने हो गए आपके 18, कितने हो गए 18। और ये जो 8वां वर्ग था ना, इसके अंदर किसको रखा था, देखो फैंकोनी को, ऐसे याद रख लो, फैंकोनी। अरे इसके अंदर कौन कौन से तत्व रखे थे भाई, फैंकोनी है ना, ऐसे याद रख लो ना, फैंकोनी। और ये कौन सा वर्ग है, अरे ये कौन सा वर्ग है बच्चों, ये 8वां वर्ग है आपके ना, कौन सा वर्ग है, 8वां। तो क्या याद रखोगे कि जो 8वां वर्ग था उसके 3 भाग कर दिया ना, यहां ऐसे एबीसी नंबरिंग नहीं दिया ना, बस 8 ही का है इसको ना, बस 3 भाग कर दिए। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए थे, फैंकोनी, कौन कौन से, फैंकोनी है ना, याद करने की ट्रिक, फैंकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल। और वर्गों को ना 1 से लेकर 18 तक क्या दे दिया था, नंबर, ठीक है ना। अरे वर्गों की नंबरिंग क्या कर दी, 1 से 18 तक, ठीक है ना। और इसकी भी जो कमी है, वो कमी तो यही है, देखो यहां लिख देता हूं है ना, एक तो कमी कौन सी है, वही इसकी कमियां, देखिए इसकी कमियां हैं, एक तो आपके वही है ना, कौन सा, अरे हाइड्रोजन का स्थानन, ठीक है ना। और एक कौन सा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये लो हिंदी में लिख देता हूं ना आपको। तो एक कमी तो इसकी यही थी ना, और दूसरी कमी क्या है, लेंथेनाइड लेंथेनाइड व एक्टिनाइड वाली है ना, एक्टिनाइड, ठीक है ना। इनको सारणी से बाहर रखा गया, को सारणी से, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड को सारणी से बाहर, एक सेकंड, ये लीजिए है ना, यानी हाइड्रोजन का स्थान क्या नहीं है, अरे निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं, ये लीजिए। और इधर सारणी से बाहर रखा गया, हाँ जी, सारणी से बाहर रखा गया, ये लीजिए। वही दो कमियां हैं ना, कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं, और एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को सारणी से बाहर रखा गया, ये इसकी क्या है, कमियां, ये इसकी क्या है बच्चों, कमियां। इस तरीके से हमारा है ना, ये जो आवर्त सारणी का इतिहास था ना, वो कंप्लीट है। अब कल हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, कौन सी सारणी, आवर्त सारणी, इसको कंप्लीट पढ़ेंगे कल। आवर्त सारणी मतलब, हाँ कंप्लीट मतलब, अरे उसको कंप्लीट ड्रॉ करेंगे ना, कैसे कैसे बनाएंगे उसको ना, फिर उसमें एलिमेंट्स वगैरह कौन कौन से आ रहे हैं ना, फिल हो रहे हैं, फिर उसको
आपके क्या कहते हैं, किस एलिमेंट्स का क्या नाम है, किसका क्या परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ना, ये सारी बातें करेंगे। परमाणु क्रमांक 100 की बाद वाले तत्वों की आईयूपीएसी नाम है ना, तो धीरे धीरे करके है ना आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में ना। तो यहाँ तक की क्लास है ना, आई होप आपको समझ में आई होगी ना। ठीक है, चलिए, तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ना अपना ना, मतलब यूट्यूब चैनल अच्छा ग्रोथ कर रहा है। हाँ, आप सभी लोगों का ना सहयोग है उसमें ना, तो अपना परिवार जल्दी बड़ा से बड़ा होगा ना। कौन सा, सिद्धधाम परिवार है ना, इससे आपको भी पढ़ने को और अच्छा कंटेंट मिलेगा ना, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा ना। ठीक है ना, इसी तरीके से मैं भी आपको ना निरंतर क्लासेस दूंगा ना, और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ना। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। ठीक है, ओके, गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि है ना।